कर्नाटका स्कूल एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट बोर्ड SSLC मॉडल सवाली पर्चा टूअम 2024-25 उर्दू में तर्जुमा माँ कलीदी जवाबात के साथ आसान उर्दू जुबान में वजाहत। हिस्सा अव्वल सवालात 1 ता 24। बाहर बूढ़ी भांडे लेकर आइया, जरा तुमना डिस्टर्बेंस होता संभाल लो भाई लोग। तो हमारा जैसे कि आपको पता है कि 8 उसमें MCQ होंगे। तो उसमें पहला कसीर मुतबादिल सवालात में से वेदों की तरफ पलटिए का नारा लगाने वाले थे। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शंस हैं आत्माराव पांडुरंग, B दयानंद सरस्वती जी एंड C स्वामी विवेकानंद जी एंड D राजा राम राय। तो आपको यहाँ पर सही ऑप्शन तलाश करने के लिए सबसे पहले एलिमिनेशन यानी काट देना चाहिए। स्वामी विवेकानंद का ताल्लुक वेदास से बहुत कम था, उनका रामकृष्ण परमहंसा से था और वेदांत यानी उपनिषद पर। उसी तरह राजा राम मोहन राय भी ज़्यादा उपनिषद पर ही उन्होंने मुतालिया किया था और जोर दिया था, और आत्माराव पांडुरंग का नहीं। तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए B पर लॉक किया जाए, दयानंद सरस्वती। अच्छा, तो ये नारा काय को लगाया उन्होंने? देखो उनके हिसाब से वेद ही सच हैं और वो इल्म की बुनियाद हैं, इसीलिए उन्होंने कहा कि आप वेदों की तरफ पलटो। वैसा मैं मुसलमानों को बोलता हूँ कुरान और हदीस की सही हदीसों की तरफ पलटो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, लेकिन क्या है तो ये टेंशन में प्रेशर में ये क्वेश्चन नंबर से गया देखो भाई लोग। DDP ऑफिस वाले भी टेंशन दे रही है, हेडमास्टर ने तो दिन रात पिच्चे लगी है, हमें उसके वास्ते बच्चा पिच्चे लगी। सरखी मुआहिदा ट्रिपल एंटेटे करने वाले ममालिक का सही ग्रुप है। तो हमारे ऑप्शंस हैं, तो इससे पहले हमें सवाल क्लियर कर लेंगे। ठहरो, तो हमें इसमें से ये ट्रिपल एंटेटे में जानबूझकर लगाया है। क्यों बोले तो इन्हें सररुखी मुआहिदा भी बोल रहा है, आगे चल को उन्हें क्या बोल रहा था, तो सररुखी इत्तेहाद भी बोल रहा। मुआहिदा और इत्तेहाद में क्या फर्क है बोलो रे भाइयों तुम्हें। तो इसके वास्ते हमें क्या करना है, एक सिंपल ट्रिक के लिए करना। ये एंटेटे जो है ये लफ्ज फ्रांसीसी लफ्ज है। देखो फ्रेंच इसमें एंटेटे ट्रिपल एंटेटे, तो ये फ्रांसीसी लफ्ज होने की वजह से इसमें फ्रांस कहाँ है तलाश करो। इसमें A में है, B में नहीं है, तो काट छोड़ो। उसके बाद में ये अलायंस जो है, ये लफ्ज जो है ट्रिपल अलायंस, ये जर्मनी लफ्ज है अलायंस। तो जर्मनी कहाँ है देखो, इसमें इन्हें B में है, C में है, तो इसको पहले से एलिमिनेशन करो। और इसका जो साथी जो है यहाँ पर C और A में दो में फ्रांस है, लेकिन यहाँ पर बर्तानिया नहीं है, इसका खास दोस्त बर्तानिया। तो इसीलिए हमारा राइट ऑप्शन होना चाहिए पहला ब्रिटेन एंड ग्रेट ब्रिटेन बोलते थे ना, फ्रेंच एंड रशियन। तो ऑप्शन A पर लॉक किया जाए। अगला सवाल, अमन का नोबेल इनाम जीतने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी है। तो हमारे यहाँ देखो अमन कहते हैं अंग्रेजी किताबों में पीस प्राइज और नोबेल पीस प्राइज है। हमारे यहाँ क्या करके तो उर्दू किताबों में नोबेल पीस प्राइज करको दिया नहीं रे भाई उन्होंने। डेट दिया, अगर डेट हो तो ठीक है, डेट नहीं दिया तो यहाँ 2 जने विन करे से नोबेल पीस प्राइज इदारे। तो कैसा कर लेने का हमें, तो ऑप्शन के ऊपर जाने का हमें। तो यहाँ पर ऑप्शन है, पहले हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड नेक्स्ट जो है हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हम बोले तो एकदम शॉर्ट में यूनेस्को। एंड C जो ऑप्शन है हमारा FAO फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एंड लास्ट में जो है हमारा यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, D यूनेसेफ है। तो इसमें हमारा जो नोबेल इनाम जीतने वालों में 2 हैं, एक यूनेसेफ है, एक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अगर ये दोनों ऑप्शन में हो को नीचे क्या कर तो C ऑप्शन है मंदरजा बाला के दोनों आया को तो तुम्हें वोट ऊंचे मार्क करने का। यानी यहाँ पर जीतने वाले जो इदारे हैं वो 2 हैं, एक है यूनेसेफ, एक ILO। तो अब लेकिन हमारे यहाँ ILO नहीं है, तो इसीलिए हमारा राइट ऑप्शन D पर लिंक ताला लगाया जाए। हमारा चौथा क्वेश्चन, ये रहनुमा नर्मदा बचाओ आंदोलन की क़ियादत कर रहे थे। ऑप्शंस हैं सुंदरलाल बहुगुणा, कैंडी प्रसाद भट्ट, C ऑप्शन शिवराम कारंत एंड मेधा पाटकर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, इसके तुम्हें कायद के बारे में जरा जान ले छोड़ो तुम्हें। देखो हमें देखे तो पहले चिपको में जो लीडरान थे वो श्री चांदी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा। तो इसका मतलब यहाँ पर सुंदरलाल बहुगुणा पहले है, उसे काट देते हैं हम, एकदम काट नड़िए। नेक्स्ट है कर्नाटक में। कर्नाटक में ये किसान थे, वहाँ पर वहाँ पर्टिकुलर नाम नहीं दे से हम ना।
किसान होने की वजह से उसको हमें यहाँ उसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट हम इसमें हमें मोनावादी या तो वो साइलेंट में उसमें भी क्या है, केरल साहित्य परिषद है, तो यहाँ केरल साहित्य परिषद ने ये भी नहीं है, कट है। लास्ट में हमारा क्या है अगर बचा तो डी जो बचा वो मेधा पाटकर। यस, हमारा राइट ऑप्शन होना चाहिए मेधा पाटकर। और अगर आगे बाबा आमटे आया नेक्स्ट टाइम में यहाँ पर बाबा आमटे आया तो वो सही जवाब हमारा कंसिडर किया जाएगा। तो डी इज आवर राइट ऑप्शन। हमारा अगला सवाल कुछ इस तरह से आपके मोबाइल स्क्रीन पर। समुद्री तूफान खलीजे बंगाल में मानसून के यानी पसपाई मौसम या पीछे हटने रिट्रीट के दौरान होता है। तो इन्हें बस सिंपल ये पूछ रहा है कि हमारे खलीज बंगाल में तूफान किस वजह से आते हैं। तो वजह नीचे दी गई। जमीनी और समंदरी इलाके के दर्जा हरारत और दबाव में फर्क, पहला। दूसरा, सूरज की बराह रास्त किरणें शुमाली निस्फ कुर्रे पर पड़ने की वजह से दर्जा हरारत में इजाफा होता है। थर्ड वन ऑप्शन, ये इलाके सतह समंदर से ऊंचाई पर हैं। लो वहां से बाजू में जो ऊंचाई पर हैं कहते हैं। डी ऑप्शन, शुमाली हिंदुस्तान समंदर से दूर है तो वो उसी क्या ताल्लुक है। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन होना चाहिए। तो इसमें पहले हमें ये बी ऑप्शन है, ये कब होता बोले तो ये मौसम में गर्मा में होता। सो एकदम डायरेक्ट हमारा जो हिंदुस्तान जो क्या है हमारे शुमाली निस्फ कुर्रे में आते हैं ना, हमें भी तो हमारा वहाँ पर गर्मी जो ज़्यादा गर्मी का मौसम में ये होता। सो जब रिट्रीट का मौसम शुरू होता है तब सूरज की किरणें नीचे आ जाते हैं, तो इसीलिए ये बी ऑप्शन को हम छोड़ देंगे। तो हमारा राइट ऑप्शन की होता तूफान आने की वजह से है कि हमारा समंदरी और ये जो सतह जमीन के ऊपर जो हरारत का दबाव 27 से भी ज़्यादा जो हरारत बढ़ जाती है उसके बाद में जो फ़र्क होता है इसकी वजह से ये तूफान आ जाते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन ए होना चाहिए भाई लोग। हमारा अगला प्रश्न 6, मुनज़्ज़म शोबेकार के मजदूर के लिए बेहतरीन मिसाल है। तो हमारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर। तो इन्हें क्या पूछ रखा, तो सिंपल ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के एम्प्लॉइज की एक मिसाल पूछ रहा, सिंपल एक मिसाल पूछ रहा है आपको। तो घरेलू काम करने वाले मुनज़्ज़म है क्या, इनको एग्जामिनेशन होती क्या, इनको पीएचडी होना क्या, घरेलू काम करने वाले उनको झाड़ू लगाने के लिए तो एकदम डीएड बीएड करे रहना, नहीं तो बीए हो रहना, ऐसा कुछ है नहीं। किसानों को होना क्या, नहीं। सरकारी हलकार होना। उसके बाद में ये हैकवर्स यानी ये घोंचा वाले और फेरी वाले, इनके लिए क्या भी एक कोर्स फीस होना क्या, इनको बीबीए एमबीए क्या भी होना नहीं। बहुत सिंपल है भाई लोग। सरकारी जाने के लिए आप एक क्वालिफिकेशन होना, उसके बाद में एक महारत होना या तो प्रोफेशनल कोर्स भी होना, आगे अगर बढ़ना चाहते हैं तो इसीलिए हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पर सी होना चाहिए। तुम्हें भी नेक्स्ट अब एक 4-5 साल के बाद में इसमें जाने का, सी में जाने का, तुम्हें गैर मुनज़्ज़म में जाने का नहीं। हमारा अगला प्रश्न कुछ इस तरह से, ये निज़ाम हिंदुस्तान में इंतज़ामी लामरकजियत के पेश नज़र शुरू किया गया। लामरकजियत उसके बारे में हम ना समझना पहले। इंतज़ामी लामरकजियत यानी अब क्या करोगे तो हमारे हिंदुस्तान में फेडरल निज़ाम होने की वजह से प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर आको तुम्हारे गाँव के पंचायत में वो गटर वो कम ये सब भी देखते पड़ता है क्या, नहीं। उसके लिए कुछ एमएलएज होंगे, फिर उसके बाद में पंचायत के मेंबर्स होंगे, उनकी स्टैंडिंग कमेटी होगी। इसे जो बोलते हैं लामरकजियत यानी इक़्तिदार का ऊपर से लेकर नीचे की सतह पर तकसीम होना। अब देखेंगे हमें इसका, अब सवाल समझ में आया, अब जवाब देखेंगे। ऑप्शंस हैं पंचायत राज, स्त्री शक्ति, नरेगा, सारिफिन के कोर्ट्स। हमें इंतजामी सारिफिन के कोर्ट्स क्या तो इंसाफ देने के वास्ते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन के वास्ते हैं। नरेगा वो रोजगार देने के वास्ते है। हमारा स्त्री शक्ति है, ये एक इत्तेहाद है औरतों की। तो इसीलिए हमारा राइट ऑप्शन जो होना चाहिए वो 3 लेयर पर मुश्तमिल पंचायत राज। अब हमारा इस एमसीक्यू का आखिरी प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर 8वां, जिलाई सारिफिन फोरम के चेयरमैन होंगे। देखो जिलाई है, पहले इसे मार्कआउट कर लेने का हमें कलीदी नुक्ते को। अब देखते हैं नीचे की तरफ। ए डिस्ट्रिक्ट जज, बी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर एंड सी सारिफिन अदालत के चेयरमैन एंड डी रियासत के चीफ जस्टिस। रियासत के चीफ जस्टिस मुराद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस होना चाहिए था। तो इसमें से कौन सा हो सकता है, तो जिला कर को पहले जो बोल रहा था उन्हें, तो इसीलिए हमारे यहाँ पर हाँ अगर ये शिकायतें दर्ज करना है तब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, लेकिन जब यहाँ का जज होना चाहिए तो वो डिस्ट्रिक्ट जज है। और इन्हें कहा बोले तो हमारी रियासत हुकूमत ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के जो काबिलियत रखने वाले कुछ क्या करते तो नामजद करते, तकर्रुर करते। तो हमारा राइट ऑप्शन
ए होना चाहिए। अब हम देखेंगे 1 मार्क्स के, अब ये 8 रहते हैं ना, सबको मालूम है, तो 9वां से शुरू होता है। स्वामी विवेकानंदा ने रामकृष्ण मिशन क्यों शुरू किया? देखो सिंपल है, स्वामी विवेकानंदा रामकृष्ण मिशन क्यों, ये इसके ऊपर जरा मार्क कर लेने का, कहते जवाब में आसानी होती है, क्लियरिटी आती है, वजाहत आती है। जवाब देखो बहुत सिंपल है, क्यों करा साहब? इनके उस्ताद मोहतरम रामकृष्ण परमहंसा के वाजा ख्यालात, या तो तालीमात को भी लिखे तो भी चलता है, लेकिन किताब में वो ख्यालात है कि इशाअत के लिए शुरू किया। बहुत सिंपल है। 10वां देखेंगे हमें, एकदम तो हमारा फेवरेट इन्हें, हाँ, हिटलर की तरफ से ग्लोबस, जोसेफ ग्लोबस को खुसूसी वजीर मुकर्रर करने का मकसद क्या था, यानी मकसद क्या था? तो सिंपल देखो, जर्मन के लोगों में नस्ली दुश्मनी को फैलाने के लिए ग्लोबस नामी मखसूस वजीर का तकर्रुर किया गया है। इसी तरह दुनिया में देखते हैं ना आप, किसी कौम के बारे में प्रोपेगेंडा करने के लिए चंद वजीरा रहते हैं, वो कुत्ते की तरह भौंकते रहते हैं, उनका काम उच्चो कभी नस्ली दुश्मनी पैदा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 11, यूएनओ ने ट्रस्टीशिप काउंसिल कायम किया गया क्यों? तो ये ट्रस्टीशिप काउंसिल कायम क्यों किया गया साहब, ये सवाल आया। देखो इस पर क्या है करके, तो पहले के इसमें से नहीं आया था, बुड्ढी के भांडे का आवाज बहुत हो रहा। हाँ, जो क्या है ये ट्रस्टीशिप काउंसिल? एक कमेटी है, ये काउंसिल है, ये कमेटी है, ये क्या करती है? जो 9 आबादियाती इलाकों को उनके उबूरी दौर में, यानी वो किसमें जम होना चाह रहे थे ना, आज़ाद होना चाह रहे थे, जम होना चाह रहे थे, तो उबूरी दौर में देखभाल के लिए कायम की गई है। यह हमारे उर्दू किताब में क्लियर होकर दिया नहीं। नेक्स्ट 12 देखेंगे हम, समाजी परतों का निज़ाम क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में से देखो, इन्हें 2 मार्क्स पूछने का, 1 मार्क्स को पूछ को बैठा तो क्यों करने का, क्या चीज हो सकता है नेक्स्ट टाइम में ये 2 मार्क्स को पूछ लेने। सिंपल जवाब देखो, समाजी परतों से मुराद आमदनी, तालीम, जात, रंग, जिन्स, पेशा, जहानत वगैरह की बुनियाद पर लोगों को आला तबके और निचले तबके के तौर पर दर्जाबंदी करने का अमल है। प्याज के लेयर्स देखे ना, वैसा देखो समाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, हिंदुस्तान में सबसे कम बारिश किस इलाके में रिकॉर्ड की जाती है? ये सवाल इसके से पहले भी एक बार दोहराया गया है। देखो कहाँ होती सब, मैं उसके वास्ते सभी इसका करेक्ट जवाब बोले तो रोयोली, लेकिन ये सभी तुम्हें जरा इन्फॉर्मेशन के वास्ते है। नेक्स्ट टाइम में रियासत कौन सी कर पूछा तो, कितनी होती कर पूछा तो राजस्थान, जिला जैसलमेर, और उसके बाद में रोयोली वो मकाम का नाम, और क्या है तो कम होने का है बारिश, ज़्यादा रहने का तो मशीन रीम पूछा था लास्ट टाइम में 1111 शायद गालिबन सेंटीमीटर एक साल का। यहाँ एक साल में देखो 3.8 सालाना बारिश रिकॉर्ड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमें 14, दही तरक्की क्या है? देखो दही की तरक्की क्या है? मस्का रंगत हो। जवाब देखेंगे, देखो 2 मार्क्स पूछने का विचार आले को इतना करे सहमना तरास दे रही नो भी। दही तरक्की के मानी बहुत वसी हैं भाई, वो भी 2-3 मार्क्स देना नहीं तुम्हें हमना। वो दही इलाकों की ज़राअत और ज़राअत से मुतल्लका सरगर्मियों की तरक्की के साथ साथ रिहाइश, सेहत, पाकी सफाई, नकल व हमल, मवासलात वगैरह जैसे समाजी और माशी बुनियादी सहूलियतों की तरक्की, रोजगार का इंतजाम, समाजी फलाओ बहबूदी वगैरह सब शामिल है। देखो इसे बोलते हैं समाजी तरक्की। सिंपल नहीं तो ऐसा लिखने का, सिंपल ज़राअत और ज़राअत से मुतल्लका सरगर्मियों की तरक्की करके लिखो, और उसके बाद में ये बकिया भी हमारे बुनियादी सहूलियत में से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमें 15 मार्च 15 को 15 मार्च आए। देखो सारिफिन का आलमी दिन क्यों मनाया जाता है? देखो बाबा इतना बड़ा, ये भी 2 मार्च का सवाल। देखो आलमी सारिफिन की तहरीक की तारीख में 15 मार्च 1962 एक अहम दिन है। बहुत बार पूछने लगा है ना, ये तीसरे बार भी पूछा। देखो इस दिन अमेरिका के सदर जॉन एफ कैनेडी ने वहां के शहरियों को 4 बुनियादी हुकूक दिए: तहफ़्फ़ुज़ का हक, इंतखाब का हक, मालूमात का हक और सुनने का हक, यानी सुनवाई करने का, ग्रीवेंसेस रीएड्रेसिंग। तो इन वजूहात की बिना पर हर साल 15 मार्च को आलमी सारिफिन के तौर पर मनाया जाता है। तो देखो क्यों कर बोले तो जॉन एफ कैनेडी ने वहां के अमेरिका के शहरियों को हुकूक दिए। भी लिखे तो चल जाता है, लेकिन मुकम्मल जवाब लिखे तो बेहतर है। तो उन्हें कलीदी नुक्ता क्या देता कने क्या मालूम उन्हें आंसर वहाँ। 16, कौन सी धात बैनुल अक़वामी ज़र्रे मार्केट के मयार के तौर पर इस्तेमाल होती है? देखो एकदम एक डिफरेंट पूछा है बार को। वो 2 क्वेश्चन के पेपर में जो है ये आया था सोने के बारे में, लेकिन ऐसा नहीं आया था। देखो सोना है एकदम, ये गोल्ड क्या है हमारे लिए, क्या कहते हो, ये मॉनिटरिंग वैल्यू के तौर पर काम करता है। बैनुल अक़वामी ज़र्रे मार्केट के मयार के तौर पर इसका इस्तेमाल होता है, इसीलिए इसकी रेट अभी भी बढ़ते जा रही है। शेयर मार्केट की रेट कैसा गिरती वैसा इसकी बढ़ते जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, वो कौन से अवामिल
हैं जो हिंदुस्तान में बेरोजगारी पैदा करते हैं। सीधा पोस्तुबा बेरोजगारी के अवामिल कौन से, वजूहात कौन से हैं, घुमा फिरा को पूछ रहे हैं, लेकिन सवाल का जवाब तुम ना करेक्ट वोच देना। क्या हो सकता है? देखो, बेरोजगारी ज्यादा होना बोले तो आबादी में इजाफा, लोग ज्यादा रहते हैं, आसामियां कम रहते हैं, मशीनों पर इन्हसार। आजकल क्या है तो रोबोट भी आ रहे हैं, मशीन तुम्हें देखो को ये जरा तुम जरा एक 4-5 साल में काबिलियत की कमी है हमारे अंदर, वो पूरी सलाहियतें नहीं है, महारतें नहीं है जो जॉब करने की। आजकल एआई टूल्स मशीनों को चलाने के। समाजी अदम मसावत, दूसरा क्या करके तो तालीम में लेने महारतों में अदम मसावत भी पाई जाती है। और उसके अंदर ना काफी सरमाया, इस पर इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा, इसीलिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ना खवानदगी, ये तो पक्का। अब ये जाहिलांग लेके जा कंप्यूटर चलाने बैठाएगा तो शक्कर फैक्ट्री की हालत है, शक्कर जाको गुड़ आता बाहर। बेरोजगारी की क्या ये सारे। नेक्स्ट हम देखेंगे उसी में से या है, देखो 17 में से क्या है, यानी 2 मार्क्स के क्वेश्चन शुरू हुए, अभी 8 हैं। बचपन की शादी के क्या असरात हो सकते, तुम्हें इसमें से 5 या 6 पॉइंट से लिखे तो भी चलता। देखो पहले बच्चे की हमा पहलू, ऑलराउंड डेवलपमेंट नहीं होती, इसकी रुकावट होती है। वो सवाल करने की आज़ादी खो देते हैं, यानी वो अपने आगे चलकर क्या भी सवाल नहीं कर सकते ना। नतीजे में बच्चों पर ज़बरदस्ती जुल्म, जिनसी इस्तेसाल ज़्यादा होता है। अजी उनके अपने हुकूक कुछ मालूम नहीं ना उन्होंने, गुलाम तर का चुप रहते हैं। बच्चों की तमाम हुकूक को पामाली होती है। बचपन की शादी करने के साथ इनके जो हुकूक हैं अभी 111 वो सब पामाल हो जाते हैं। बचपन में तालीम, तफरी, सरगर्मियाँ, दोस्ती के मामलात में धोखाधड़ी और नाकिस तगजिया, खून की कमी। मुसलमाना में सबसे ज़्यादा खून की कमी पाई जा रही है, खुसूसन बच्चियों में। उन्हें हम्बा छोड़ को तरकारियाँ खाते नहीं तो क्या करना है। गैर सेहतमंदी, हमल का गिराना, क्योंकि बोले तो हमल का साखित बहुत ज़्यादा होता है। इन्हों खाली मेंटली वत्ता मैच वर्ड हो रहते हैं, फिजिकली क्या नहीं हो रहते हैं, मोबाइल देख देख को। शेखवारी, अमवात, और उसके बाद में यानी जो बच्चे, इनके बच्चे पैदा भी हुए हैं तो बहुत जल्दी ऊपर जा छोड़ते हैं उन्होंने, एकदम जन्नत में। माँ के भी अमवात बहुत ज्यादा होती हैं इसमें, शहीद का मर्तबा होना तो भी इनको। बिलखुसूस कम उम्र में लड़कियों का बेवा हो जाते हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हें रहता बुढ़ा है, इसे कम उम्र में दे तो उन्हें जल्दी ऊपर जाता टिकट कार्ड को, पाप बच्ची यहाँ बढ़ती सोने। हाँ, उसके बाद में लड़कियों को समाजी तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता और जुल्म सितम का शिकार बन पड़ते हैं, क्योंकि सोशल सिक्योरिटीज नहीं रहती इतना जी। एक मर्द कैसा तो नकटा तो रहता थे, होना तो उन्हें कमा के डालने करने। अब ये पाप बेचारी बेवा होकर जुल्मों से कर, इसके वास्ते बचपन की शादियां कर लेने को गया। मानो अच्छा पढ़ लिख को एटलीस्ट एक 20 साल तक का तो भी रुको, जहनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर तुम्हें बालिग होना, उसके बाद में शादी के बारे में सोचो। 18 क्वेश्चन, अमन और अमान, लॉ एंड ऑर्डर, पीस बरकरार रखने के लिए रियासती हुकूमत का क्या किरदार है। देखो डिफरेंट क्वेश्चन पूरा एकदम डिफरेंट आया। अब ये सीरीज में भी नहीं आया था, मॉडल में भी नहीं आया था, यहाँ पर आया। भारी करा क्वेश्चन, मस्त। तो जवाब देखिए, रियासती हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है कि अमन और अमान को बरकरार रखे। वो रियासत को हमें याद दिलाना पड़ता। रियासती हुकूमत के पास एक पुलिस इंतजामिया है जो एक आमिला यानी तबका एग्जीक्यूटिव क्लास और मशवरती एडवाइजरी क्लास पर मुश्तमिल है। ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। रियासत में पुलिस महकमा वजीर दाखिला के मातहत रहता है, ये होम मिनिस्ट्री के तहत है, हमें अंदर रखते हैं। ये वजीर पुलिस इंतजामिया की देखभाल की जिम्मेदारी होती है। होम सेक्रेटरी महकमा दाखिला का इंतजामिया का सरबराह होता है और एक IAS ऑफिसर होता है जो वजीर दाखिला के अपने फ़राइज़ के अंजामदही में मशवरा की मदद करता है। महकमा दाखिला पुलिस इंतजामिया की निगरानी और राब्ताकारी का काम अंजाम देता है। तो बहुत सिंपल क्या बोले तो हमारी जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसकी जिम्मेदारी होती है लॉ एंड ऑर्डर यानी अमन को बरकरार रखने का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें उसी में 18 में से याद देखेंगे जरा। हिंदुस्तान में कानून लाने के लिए हुकूमत हिंद ने क्या इक़दामात किए हैं। अब ये कॉन्क्रीट लिस्ट होने की वजह से मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत दोनों का किरदार आता है। कुर्बा जवाब देखेंगे। 2001 में मुल्क भर में 6 से 14 साल के उम्र के तमाम बच्चों के लिए मुफ्त तालीम के लिए सर्व शिक्षा अभियान प्रोग्राम जारी किया गया। उसके वास्ते तुम्हारा क्या है, फुकट में खाली 150 रुपये में तुम्हारा तालीम, हाई स्कूल की पूरी तालीम तक का देने लगी तुम। सेंट मेरे सामने जाओ जरा देखो वहाँ क्यों है फीस, बातें करे तो पैसे। नाखानगी लोगों को ख्वांदा बनाने के लिए हुकूमत हिंद ने 1988 में कौमी तालीम बालगान मिशन कायम किया। ख्वांदा हिंदुस्तान प्रोग्राम, लिटरेट इंडिया 1909 जैसे प्रोग्राम्स के जरिए से नाख्वानगी को दूर करने के लिए भी कई इक़दामात अपनाए गए हैं। हाल ही में दस्तूर हिंद की 21वीं आगे ये भी आना है दफ़ा के तहत तालीम के हक़ को बुनियादी हक़ करार दिया गया है। 1909 में मुल्क भर में इसको नाफिज जारी किया गया। तालीम हक़ का कानून RTE को जारी करने के बाद में क्या हुआ बोलो, 6 से लेकर 14 साल के बदले लाजमी और मुफ्त तालीम का निफाज
आ गया है। यत्ता लिखे तो भी तुम्हें चल जाता उसमें। अब हमें नेक्स्ट तो जंप करेंगे 19 के लिए। किन अवामिल ने यूरोपियों यानी अक़वाम को हिंदुस्तान का नया समुद्री रास्ता दरियाफ्त करने पर मजबूर किया? देखो ये दोहराया गया है सवाल है। देखो क्या है, सिंपल तुम्हें लिखने का है जवाब में से। 1453 में उस्मानी तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया और उसके बाद ये क्या करें उन्होंने, और तिजारती रास्तों पर कई तरह के लगान आयद करे। अब जी हमारे यहाँ आज़ाद मुल्क में टोल देखे ना, 10-10 किलोमीटर के टोल है। अभी इन्होंने तिजारत का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है तो उन्होंने करे सो क्या गलती हुई वो। इटली की तिजारत इजारादारी को कुचलने के लिए देखो अपने आप में क्यों बोले तो इनका इटली के साथ में डायरेक्ट लिंक यहाँ इस कुस्तुनिया के रास्तों से था। स्पेन, पुर्तगाल और दीगर यूरोपीय ममालिक के ताजिरों ने हिंदुस्तान का जदीद समुद्री रास्ते को खोजने की मल्लाहों की हौसला अफजाई की। उसके बाद में हेनरी दी नेविगेटर और बाद में ये जितने भी स्पेनिश हैं एंड पोर्चुगीज़ हैं, यहाँ के जो अमीर लोग थे उनको वो माल वगैरह देखो उकसाए। उसके बाद इन तमाम हालात की मदद के लिए और इसके अलावा क्या है कि तो जदीद साइंसी समुद्री रास्ते दरियाफ्त हुए, जैसे अल इस्तरलाब है, कुतुबनुमा है, और उसके बाद में सबसे ज़्यादा बारूद और दीगर बहरी आलात की वजह से ये अवामिल क्या कहते नए रास्ते वजूहात बने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 20 का। अहद माविनत ने मकामी हुक्मरानों को बेख्तियार यानी इक़्तिदार से बेदखल कर दिया, बना दिया। कैसे? देखो सिंपल वोच पॉइंट्स लिखने का। ये सवाल भी दोहराई सोच है, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है, या आने के चांसेस बहुत हैं फाइनल में। हिंदुस्तान के हुक्मरान अंग्रेजी फौजी दस्ते को अपने रियासत में मुकीम रखना था। ये उसके पूरे उसूल तुम्हें लिखना। क्या फौज की तनख्वाह अखराजात के मतलब कोई इन्हें बर्दाश्त करने करता, उसके लिए लगान के चंद इलाके उनको छोड़ देने के थे। हुक्मरान के दरबार में एक अंग्रेजी अफसर रेसिडेंट को रखना था। इजाज़त के बगैर हुक्मरान दरबार में किसी भी यूरोपी को अपॉइंट नहीं कर सकता था उन्हें। उसके बाद में देसी हुक्मरान के ताल्लुकात या किसी जंग हो या तो अंग्रेजी गवर्नर की इजाज़त लेनी पड़ती थी। और ये यथा सब करने के बाद में इन्हों रिटर्न क्या करते थे बोलो, अंदरूनी और बैरूनी जारियत से यानी अटैक से इन्हों क्या करते थे, उनकी तहफ़्फ़ुज़ करते थे। नेक्स्ट देखेंगे हमें 21वां। मिट्टी के कटाव के असरात क्या हैं? देखो एकदम इम्पोर्टेंट है ये भी सवाल बार बार आया है, इस पर ज़्यादा अच्छा प्रैक्टिस कर लो। मिट्टी के कटाव से सबसे पहले क्या होता है, जरखेज़ी बालाई मिट्टी की नुमायां नुकसान का सबब बनती है। अजीर रहने की जो ऊपर का 1 फुट 1.5 फुट का वो जरखेज़ मिट्टी, अब उसके ऊपर ओछ परत खत्म हो गई तो क्या करने का, जिससे क्या होता है ज़राई पैदावार की कमी होती है या उपज कम आता। तो थैले आने के 50 आते हैं 60 आते हैं। तिलछट के जरिए से आबी गुजरगाहें और आलूदा हो जाते हैं। और उसके बाद में भी कटाव से हमारी जो नदियां हैं, तालाब हैं, ये सब क्या होते हैं, आलूदा होते हैं, क्योंकि तो ऊपर का पानी मिट्टी जाती तो वहाँ सैलाब के खतरात बढ़ जाता है और बाद में वहाँ डिपोजिट हुआ करके तो पानी अंदर का बाहर आता है। हाँ, कौवा डाला कंकर, पानी आया ऊपर, यूँ माहौलियाती निज़ाम मुतासिर होते हैं और उसके बाद में ये हमारा इकोसिस्टम मुतासिर होता है। हयाती तनव्वुअ जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी कम होते जाती है और शदीद सूरत में ये सहारा ज़दगी यानी डेजर्टिफिकेशन होता है। हमारे अब डेजर्ट देखने वहाँ इसे जाने की ज़रूरत नहीं, राजस्थान को यहाँ कर्नाटक में होता है। ज़मीन की तबाही का बास बनता है जो बालाखिर आलमी सतह पर खुराक की फराहमी यानी फूड चेन भी मुतासिर होती है और हमारा क्या कहते हो ये जो खाने पीने का जो और उसके जो तगज़ी चीज़ें हैं वो ख़त्म होती हैं। वो इतना सब होता है। इसके वास्ते क्या करो, जंगलात लगाओ रे माँ। 22 हम जंगलात को कैसे बचा सकते हैं यानी तहफ़्फ़ुज़ कैसे कर सकते हैं। देखो क्या क्या यानी इक़दामात क्या क्या हैं, क्या क्या होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सूखे दरख्तों का काटना और छांटना जो जंगल की आग का सबब बनते हैं। सबसे पहला हमें क्या करना है, तो जो भी हमारे यहाँ सूखे दरख्त हैं, ये हमारे फॉरेस्टर लोग देखना तुम्हें झाड़ नीचे सूख जाते हैं, ये क्या पहले उन्हें आइडेंटिफाइड करना कौन कौन से सूखे से, उसके बाद में काटना, उसके बाद में वो जंगल की आग से हिफाजत करना। देखिए ना अमेरिका में क्या हुआ, इतना पूरा आधा का आधा अमेरिका वहाँ जलने, शहर जल को गया। हॉलीवुड रे बाबा बीने। जंगल के दरख्तों की बीमारियों से हिफाजत और उसके बाद में ये बहुत सारी बीमारियां लगती हैं उनको हिफाजत करना। बाद में बीजों की बुआई करना, उसके बाद दरख्तों के गैर कानूनी काटने के खिलाफ निगरानी करना। उसके बाद में जंगलों में घरेलू मवेशी की चराह के बारे में जवाबित कायम करना। देखो लिए गोमाड़ करे से वहाँ छोड़ को भी जंगल में घुसती है ना, इनको कौन बोलने वाले करना नहीं जाहिलाओं को। लोगों में पौधों को लगाने की तरगीब देना। देखो एक पेड़ लगाए, यहाँ लगाए तो जन्नत में लगाए सर। अवाम में दरख्त के बारे में शऊर पैदा करना और दरख्तों की हिफाजत की हिम्मत अफजाई करना। समाजी जंगलबानी और मंसूबों की सराहत और कामयाबी तरीके से नाफिज करना। अब जून जुलाई के मौसम में हमें प्लांटेशन इलाका को लगा लेना जहाँ जहाँ पर जगह खाली है हमारे यहाँ गाँव में वगैरह।
शहरों में तो वहां तो थूकने की भी जगह नहीं, क्या करने का। अब 23 में देखते हैं, बराए रास्त टैक्स, बिल वास्ता टैक्स से कैसे मुख्तलिफ है। एक्चुअली ये 3 और 4 मार्क्स का सवाल है, इसको 2 मार्क्स के लिए पूछा है, तुम्हें कम पॉइंट्स ना लिखो, लेकिन क्या तुम मुकम्मल जवाब लिखना, समझ में आना क्या बोल रहा है कर को। ये बराए रास्त है, डायरेक्ट टैक्स क्या देखो, हुकूमत जिस पर टैक्स आयद करती है एकदम सीधा उसके ऊपर उन्हें देने का, एक्स के ऊपर अदा करी तो एक्स देना भी, वाई देने नहीं आता वहाँ, इसे बराह रास्त टैक्स कहते हैं। यह बोझ को तब्दील नहीं कर सकता और आमतौर पर अफराद, इदारे, जुमने, आमदनी और जायदाद पर आयद की जाती है। इसको हमें क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स। अब मिसाल के तौर पर आमदनी की टैक्स, कंपनी की टैक्स, जायदाद की टैक्स और इंपॉर्टेंट स्टैंप की टैक्स। या तो आप इसके पेपर के 2 हिस्से करके वैसा भी लिख सकते हैं, या तो ऐसा लिखे तो भी एकदम ऊपर होता है, एकदम बहुत ज्यादा दिखता है एग्जामिनर को, ज्यादा दिखा तो मार्क्स देख छोड़ता है, बहुत लिखा रही छोड़ा हमारा योग। अब इनडायरेक्ट टैक्स, अगर हुकूमत से आयद करदा टैक्स का बोझ दूसरों पर मुंतकल करने यानी तब्दील करने का इम्कान हो रहता तब कर सकते हैं। क्या ये जीएसटी है, जैसा हमारे मिसाल के तौर पर है अशिया और खिदमत के लिए, और दूसरा ये सनतकार क्या करते हैं, वहां से खरीद को लेकर आते हैं ये बल्क वाले, और हमारे ऊपर क्या कहते हैं सारिफिन पर ट्रांसफर कर। और इसके जो नेक्स्ट इसका जो मतलब ये हो सकता है, अब हमें डायरेक्ट ये दिखेंगे, अब ये कौन कौन से हैं, वहाँ मिसालें देखे थे ना वैसा। एक तो है मरकजी चंगी टैक्स, इसे जीआईएस भी बोलते हैं। हमारे बिल में खाने बैठे तो बिल में भी आया था, देखे ना हमारे साथ खाए सर का लगता रहता है। दरामदात और बरामदात पर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर भी लगाते हैं हमें। उसके बाद मुलाजिमती टैक्स भी है, इसे प्रोफेशनल टैक्स जिसे बोलते हैं हमें। और उसके बाद में गैर मुल्की सयाहों पर भी इस पर आयद कर, इनके ऊपर डालो, हमारा क्या प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट हम देखेंगे इस सीरीज का आखिरी सवाल की बोले तो वीडियो लंबा हुआ तो मंजे मालूम है, हमें देखते नहीं बयानो। 24, वजाहत करें कि बचत खाता मौजूदा चालू या तो चलती खाता से कैसे मुख्तलिफ, डिफरेंस लिखने का। बचत खाता सेविंग अकाउंट्स का, और उसके बाद में ये करंट अकाउंट्स का डिफरेंस लिखने का। मैं जैसे बोले आप वैसा करें तो बेहतर है, पेपर जोड़ का अलग अलग, नहीं तो यो एकदम मस्त हो। देखो आमतौर पर ये तनख्वाह लेने वाले या फिर आमदनी रखने वाले लोग बचत खाता खोलते हैं, या स्टूडेंट भी रहती हैं, बुजुर्ग भी रहती हैं, इनको इंटरेस्ट भी होना रहता है ना। यह खाता अवाम को बचत करने में मदद देता है। बचत खाते की मिकदार में कोई हद मुकर्रर नहीं होती। ये खाली रखने हैं पैसे, निकालने हो तो नहीं, यहाँ नहीं चलता निकालने। और इस तरह के बैंक रकम निकालने के लिए चेकबुक या मुतल्लिका बैंक में दस्तियाब पैसे वापस लेने वाली स्लिप काफ़ी होती है। तो अपने को क्या पैसा विड्रॉल करने का है भाई लोग, तो हमारे लिए क्या करना है, या विड्रॉल भी करते हैं या तो चेकबुक भी इशू करते हैं हमारे नाम पर। डिपॉजिट करने वालों को इनकी रकम पर सूद भी मिलता है। इसकी एक डिफरेंट खासियत क्या कहते हो, सूद मिलता है। यहाँ करंट अकाउंट में यह सब नहीं है सहूलियत। क्या नहीं है देखें, सबसे पहले इसके व्यापारी, ताजिर और सनती इदारे खोलते हैं। वहाँ कौन है, तुम्हें हमें आम लोग सैलरी वाले वो खोल रहे थे। डिपॉजिट की वापसी और मतलूबी के डिपॉजिट या आपसी मामलात के जरिए से रकम को वापस लेना मुमकिन होता है। यहाँ पर जो डिपॉजिट हमें रखे से यहाँ कभी भी हमें वापस ले सकते। इस खाते में एक दिन में जितनी बार चाहे उतनी बार कारोबार ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं, रख सकते हैं। वहाँ खाली रख सकते हैं, निकाल सकते नहीं, लिमिट है वहाँ। रकम को एक दिन में जितनी बार चाहे जमा कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। और डिपॉजिट बैंक को किसी किस्म का सूद नहीं देता, तुम्हें करोड़ों की भी रखे तो भी नहीं देते हैं सूद, लेकिन अपनी खिदमत के सिले में इनसे खिदमती फीस यानी सर्विस चार्ज उन्होंने हासिल करते हैं। ये प्रोसेसिंग फी, सर्विस फी ले लेते हैं। तो हमें अगले हिस्से के लिए थोड़ा सब्र करने का रे बाबा, जरा रुकने का।